चलिए सर, अब बायोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो पढ़ाया था उसी में आगे, तो पोषण वाला टॉपिक चल रहा था, इसी पोषण में थोड़ा और आगे चलते हैं। और पोषण वाले टॉपिक में जो हम पढ़ा रहे थे उसी पोषण वाले टॉपिक में थोड़ा आगे पढ़ाते हैं। और आपको हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। सबसे पहले पोषण को भी बता दिया था। पोषण के बाद जो टॉपिक पढ़ाया था आपको कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में बता दिया था। उसके बाद वसा को भी क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद जो आता है आपका प्रोटीन और विटामिन। तो अब पहले विटामिन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है विटामिन। यदि बात करें कि इस विटामिन के बारे में कौन कौन से पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रहेंगे इस विटामिन के लिए, जो आपको क्या है पढ़ना है, तो उन सारे पॉइंटों को क्या कर लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं कि विटामिन क्या है और होता क्या है। वहाँ भी हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि विटामिन, इस विटामिन की यदि बात कहें कि विटामिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान करो, आपसे हमने कहा था कि ये विटामिन जो प्रयोग होता है ये एक प्रकार से उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। वृद्धि कारक के तौर पर, शरीर के वृद्धि कारक के तौर पर इसको क्या है आपका जाना जाता है। जैसे यदि कहें तो इस विटामिन को आप कह सकते कि हमने वहाँ शब्द दिया था रोधी पदार्थ। ध्यान करो, आपसे कहा था कि इसको क्या कहते हैं, रोधी पदार्थ कहते हैं। रोधी पदार्थ का मतलब यह है विभिन्न प्रकार के जो ऊतकों का निर्माण है या शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हैं या जो भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं चलती हैं, उन सभी में किसका योगदान रहता है, तो इन्हीं विटामिन का योगदान रहता है। विटामिन का मतलब चाहे वो विटामिन ए हो, चाहे विटामिन बी हो, चाहे विटामिन सी हो, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन ई हो, चाहे विटामिन के हो। कई विटामिन हैं। एक आपका विटामिन बी, वही कई कैटेगरियों में विटामिन बी जो है वह आपका पाया जाता है। अब इसके बारे में और क्या आपको समझना है इन विटामिन में, तो समझते चलना कि विटामिन क्या होते हैं। ये अकार्बनिक नहीं, ये कैसे यौगिक होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है कि विटामिन जो है वह आपका एक कार्बनिक पदार्थ है। जब कार्बनिक पदार्थ होगा तो निश्चित सी बात है कि इसमें तत्व होंगे। तत्व क्या, वही आपका कार्बन, हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये इतने तो आपके इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। जब एक कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें उपस्थिति किसकी होगी, कार्बन की तो होगी ही, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर। अब यदि कहें इसी में तो मुख्य रूप से विटामिन का वैसे तो कई काम हैं। हमने क्या कहा, रोधी पदार्थ के तौर पर जाना जाता। शरीर को जो आपका रोधी है, मतलब कि जो शरीर को एक रोधकता के तौर पर, जो रोधी पदार्थ के तौर पर यह शरीर में क्या है प्रयोग किया जाता। ठीक उसी प्रकार से मुख्य रूप से इसका जो कार्य आता है, वो मुख्य कार्य आता है उपापचयी क्रियाएं। तो ये याद रखना कि उपापचयी क्रियाएं मतलब शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन सभी में किसकी जरूरत पड़ती है, उन सभी में विटामिन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो आपका रोधी पदार्थ के तौर के बाद एक नाम और लिखा जाता है कि वृद्धि कारक के तौर पर। कोई कहे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि कारक के तौर पर भी जाना जाता है। तो केवल 3 नाम, रोधी पदार्थ, उपापचयी क्रियाएं और वृद्धि कारक के तौर पर इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। सुनिए जरा, यदि बात करें विटामिन की, तो विटामिन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। जैसे यदि विटामिन की उपस्थिति शरीर में सही ढंग से नहीं हो पा रही है तो कई विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। रतौंधी हुआ, वेरी हुआ, आपका स्कर्वी हुआ, रिकेट्स हुआ, ये आपके विभिन्न प्रकार के रोग जो है विटामिन की कमी से देखने को मिलते हैं। तो जब विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे तो मनुष्य शरीर की क्या हो जाएगी, जैसे कि किसी को रतौंधी हो गई या वेरी हो गया, स्कर्वी रोग हो गया, तो यदि ये रोग उस मनुष्य को हो गए किसकी कमी से, विटामिन की कमी से, और रोग हो गए तो मनुष्य की वृद्धि क्या है, रुक जाएगी। और वृद्धि रुक जाएगी तो वृद्धि सही ढंग से हो नहीं पाएगी। क्यों, रतौंधी हो गया या वेरी हो गया, स्कर्वी हो गया, तो मनुष्य के शरीर को दिक्कत होगी। इसलिए इन पदार्थों को, इन विटामिन्स को क्या कहा जाता है, वृद्धि कारक। यदि इनकी उपलब्धता शरीर में बेहतर है, उपलब्धता शरीर में है, तो शरीर को क्या करते हैं, ये वृद्धि कारक के तौर पर क्या करते हैं, शरीर में इनका योगदान रहता है। अब बात कहें उपापचयी क्रियाओं की। उपापचयी क्रियाएं क्या हैं, तो उपापचयी क्रियाएं जो आती हैं आपके मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो प्रोसेस जो चलती है, उसमें भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे ए विटामिन हो, चाहे बी विटामिन हो, चाहे सी विटामिन हो, चाहे डी विटामिन हो, चाहे ई विटामिन, कई प्रकार के विटामिन जो है इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर यदि हम कहें थोड़ा सा पॉइंट और समझ लेते हैं, और क्या है कि इसके जो
बीमारी से यदि इनकी उपस्थिति नहीं होगी, तो हमने आपसे कहा है कि इनकी अनुपस्थिति से क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से गंभीर रोग जो है वह आपको गंभीर रोग देखने को मिलेंगे। और गंभीर रोग जब देखने को मिलेंगे तो व्यक्ति का शरीर क्या हो जाएगा, निश्चित सी बात है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, मानव पोषण भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि मानव पोषण किसको कहा जाता है, तो विटामिन को ही मानव पोषण भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके, विटामिन के लिए मानव पोषण हो, चाहे वृद्धि कारक हो, चाहे उपपचयी क्रियाएं हो, चाहे रोधी पदार्थ हो, इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन जिम्मेदार है। अब थोड़ा सा पॉइंट आते हैं इसकी खोज से संबंधित। यदि कोई कहे सर्वप्रथम इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो सर्वप्रथम जो इसकी खोज की गई थी वो रेनिन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, सर्वप्रथम रेनिन नहीं, लूनिन के द्वारा सर्वप्रथम इसकी जो खोज की गई थी, लूनिन वैज्ञानिक के द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। ये लूनिन ने सबसे पहले 1881 में इसके बारे में बताया था। लेकिन जो विटामिन, इस विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो केवल फंक महोदय के द्वारा ही किया गया। ध्यान रखना, जो फंक महोदय थे इनके द्वारा ही सर्वप्रथम इसका क्या किया, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो सर्वप्रथम विटामिन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो विटामिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, फंक महोदय के द्वारा ही किया गया और किसी के द्वारा नहीं। तो यही पूछा जाता है, विटामिन की जो खोजकर्ता के तौर पर कौन जाना जाता है, फंक। लेकिन सबसे पहले लूनिन ने क्या की थी, विटामिन की खोज की थी। लेकिन विटामिन शब्द जो दिया सबसे पहले किसने प्रयोग किया, फंक महोदय ने किया। तो याद रखना, सबसे पहले विटामिन नाम का प्रयोग, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, फंक के द्वारा। जबकि लूनिन क्या थे, विटामिन की खोजकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन आपके पेपर में लूनिन नहीं मिलता है, आपके पेपर में फंक ही आता है। कि बताइए कब, तो आता है 1911-12। कभी कहीं आपकी 11 डेट है, कहीं 12 है, जो भी मिल जाए आप फंक को क्या कर सकते हो, 1911-12 जो भी ऑब्लिक में मिल जाए, 12 मिल जाए 12 टिक करते हैं, 11 मिल जाए 11। कहीं कुछ बुक्स में ये 11 है, कुछ बुक्स में आपकी 12। एनसीईआरटी में भी 12 दिया गया है और एक आपकी जो बुक्स है उसमें 11 दिया गया है। तो दोनों में भी जो प्रीफर करे वो आप क्या कर सकते हो, उस पर टिक कर सकते हो। फिर समझना जरा, इसके बाद ये तो खोज से संबंधित हो गई कि कब इनकी खोज की गई, कब क्या किया गया। इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं कि इनको, जो आपके ये विटामिन हैं, इनको प्राप्त कहाँ से किया जाएगा। क्या ये जो प्राप्त हैं इनको डायरेक्टली विटामिन ए ले लिया जाए, ऐसे ली विटामिन ए की सीसी पी ली, विटामिन बी पी लिया, विटामिन सी पी लिया, विटामिन डी पी लिया, क्या ऐसा प्राप्त हो सकता, जवाब है नहीं। विटामिन को भोजन के माध्यम से क्या है आपका प्राप्त किया जाता है। और यह है, ध्यान रखना, विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यकृत के द्वारा इन विटामिन का क्या किया जाता है, आपका जो संचरण, जिसको हम कहें संरक्षण ना कहो आप, स्टोर कहें जिसको, कि इसको कितना स्टोर किया जाता है, तो बहुत ही ना के बराबर। तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, हम एक्यूरेट आपको बताएंगे कि विटामिन किस विटामिन का यकृत के द्वारा क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। जैसे कि विटामिन ए है, उस विटामिन ए का थोड़ी सी मात्रा में यकृत के द्वारा क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। जबकि जो विटामिन है वो विटामिन शरीर के द्वारा क्या नहीं किए जाते, स्टोर नहीं किए जाते, शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते। डेली के डेली आप क्या खाओ, विटामिन खाओ, और वो क्या करते हैं, अपना कार्य करके शरीर से बाहर निकल जाते, इंजेक्ट हो जाते। तो ध्यान रखना, विटामिन का क्या नहीं किया जाता, स्टोर नहीं किया जाता, ये संचय नहीं होता है विटामिन का, कि शरीर में संचय होता रहे। सीधा डायरेक्ट विटामिन नहीं ले सकते, भोजन के माध्यम में ही आप क्या कर सकते हो, विटामिन प्रयोग करोगे। तो भोजन के माध्यम में, ध्यान करना यहाँ से, भोजन के रूप में। अब कोई कहे भोजन के माध्यम से, तो दो स्रोत हैं, एक जंतु स्रोत है, वहाँ से भी आपको भोजन विटामिन प्राप्त होगा। दूसरा आपका वनस्पति जो पादाप है, यानी कि जिसको आप वनस्पति कह दो या पौधे कह दो, तो पौधों से भी आपको क्या है, आपके विटामिन प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कि जंतु स्रोत से या भोजन स्रोत से। तो जंतु से, जैसे कि आपका जंतु स्रोत तो आपका मांस हो गया, मछली हो गई, ये सब आपके स्रोत हैं। चाहे आपका मांस हो, चाहे मछली हो, चाहे अंडे हो, चाहे अंडे की कलेजी हो, ये सब क्या है, यही है। तो मांस हुआ, मछली हुआ, अंडा हुआ, आपका दूध हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपके मांसाहारी, यानी कि जो आपके जंतु से क्या होगा, अंडा प्राप्त होगा, दूध प्राप्त होगा, मांस प्राप्त होगा, मछली, ये सब क्या है, आपके जंतुओं से प्राप्त होने वाले आपके क्या है, विटामिन के स्रोत हैं। यानी कि विटामिन जो जंतुओं से जो प्राप्त होता है विटामिन, वो कौन कौन से जंतुओं के स्रोत हैं, तो अंडा, दूध, मांस और मछली होंगे। यदि हम कहें यहाँ पर पौधों से, तो पौधों की बात करें, दिख रहा है नीचे,
यदि पौधों की बात कहें तो पौधों को यहाँ समझ लेते हैं कि पौधों की यदि बात की जाएगी तो पौधों में क्या क्या आएगा, आपकी हरी सब्जियाँ आएंगी कि हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि हरी सब्जी हो गई, दाल हो गई, या अरे दाल में प्रोटीन भी होगा और विटामिन भी होगा, निश्चिंत रहें। आपका ईस्ट हुआ, कवक हुआ, ये ईस्ट हुआ, कवक हुआ, फल हुए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके पादप के अंतर्गत आएंगे, यानी पौधों के अंतर्गत आएंगे। तो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जिनके द्वारा जिनसे क्या प्राप्त होता है, भोजन के रूप में हम विटामिन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जंतु के रूप में, जंतु स्रोत कौन है, मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सब क्या है आपके जंतु, और भी बहुत सारे हैं, इतने नाम आपको याद नहीं करने। फैक्ट इन्फॉर्मेशन, विटामिन इसको क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सब कुछ उपलब्ध रहता है। यह एक रोधी पदार्थ है, यह उपचयी क्रियाओं में भाग लेता है, यह वृद्धि कारक के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यदि इनकी उपस्थिति शरीर में नहीं हुई तो मनुष्य की वृद्धि रुक जाएगी। यदि मनुष्य के शरीर में विटामिन की उपलब्धता नहीं हुई तो गंभीर रोग देखने को मिलते हैं। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मानव का पोषण कहा जाता है, मानव पोषण इसको ही कहा जाता है। अब इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की, लूनिन ने की। तो सर्वप्रथम लूनिन ने तो इसकी खोज की, लेकिन विटामिन शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो फंक के द्वारा किया गया 1911-12 में। 1911 ज़्यादा मिलता है पेपर में, जो भी मिल जाए। अब बात कहें कि ये कहाँ से प्राप्त करें, तो भोजन से इसको प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो हमने आपको बताया है। इसके दो स्रोत बताए हैं, जंतु और आपका पादप। जंतु यानी कि जंतु से मांस, मछली, अंडा, दूध, जबकि पौधों से आपका क्या हुआ, हरी सब्जी हुआ, फल हुआ, ईस्ट हुआ, कवक हुआ, यहाँ से आपका फल वगैरह से प्राप्त किया जाता है। इतनी बात, ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ से कम प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, केवल एक याद रखना, ये फंक महोदय को याद रखे रहना। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट पर, जहाँ से आपको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो हम सब आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन पॉइंटों को आपको विशेष तौर से समझना है। ये पोर्शन ऐसा है जो आपका फैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन रहेगा, तो देखना जरा कौन कौन सी विशेषताएं आपको याद रखनी है, वो भी जरा समझते चलना। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, क्या आता है वो देख लेते हैं, देखना जरा। एक मिनट सर, चलिए सुनिए। अब बात करें विटामिन की, तो विटामिन को दो आधारों पर बांटा जाता है। कैसे, इनकी विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर इनके दो भाग किए गए। कैसे, विटामिन की विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर तो कितने भाग किए गए, दो। पहला भाग क्या आता है, एक तो जल में विलेय, और दूसरा क्या आता है, बसा या कार्बनिक विलायकों में, बसा या कार्बनिक विलायकों में। अब जल में विलेय कौन से होंगे और बसा या कार्बनिक विलायकों में कौन होंगे, तो वो समझना। यदि जल में विलेय कहें तो केवल विटामिन बी और विटामिन सी जो है वह जल में विलेय होता, जबकि बसा में आपके ADEK, और नाम भी याद रखना, जल में कीड़ा नहीं पड़ता, जल में क्या है आपके केवल BC रहेंगे, तो एडेक कीड़ा, एडेक मतलब बसा में घुलनशील होंगे, जबकि V और C आपके क्या रहते हैं, जल में विलेय रहते हैं। तो ADEK ये आपका जो है याद रखना, एडेक का हम यहाँ लिख देते हैं KEDA, ये क्या हो गया, कीड़ा, मतलब कीड़ा आप पढ़ लेना इसको, कीड़ा का मतलब है कीड़ा कभी भी क्या है, जल में नहीं घुलते, ये कहाँ घुलेंगे, बसा या कार्बनिक विलायकों में घुलेंगे। और कीड़ा का मतलब क्या निकालना है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K आपको निकालना है। बात समझ गए, पेपर में यही पूछा जाता है कि बताइए जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है और कौन सा विटामिन अघुलनशील। तो मेन पॉइंट आपको ये भी याद रखना, बसा या कार्बनिक विलायकों में कौन घुलनशील, जल में कौन सा विलेय, कौन सा आपका बसा कार्बनिक विलायकों में विलेय रहेगा। तो ये आपके विलेय किस में रहेंगे, वसा व कार्बनिक विलायकों में विलेय रहेंगे, जबकि ये किस में विलेय रहेगा, आपका जल में विलेय रहेंगे। अब जरा समझना, आप 2-3 पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ पर।
जो विटामिन थे वो एक एक करके आपको पढ़ना है। पहले हम वसा या कार्बनिक विलायकों में विलेय वाले विटामिन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में लौट के कहाँ आएंगे, जल में जो विलेय जितने कार्बन हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके जो विटामिन हैं इसमें से किसी एक विटामिन को ले लेते हैं और वो रहेगा आपका विटामिन ए। तो पहले नंबर पर विटामिन ए की बात कर लेते हैं। विटामिन ए के बारे में क्या क्या कहा गया है, तो विटामिन ए के बारे में ज़रा समझते हैं, सुनिए। विटामिन ए की बात की जाए कि विटामिन ए में क्या क्या है और विटामिन ए में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, तो समझना ज़रा सर। विटामिन ए की यदि बात की जाए तो विटामिन ए के लिए आपको क्या याद रखना है। विटामिन, वैसे तो सर्वप्रथम पहले विटामिन की ही खोज की गई, उस विटामिन की खोज करने के बाद, समझना, सबसे पहले विटामिन की ही खोज की गई। विटामिन की खोज करने के बाद ही, ध्यान रखना, जब विटामिन की खोज होगी उसके बाद अन्य विटामिन खोजे गए, यानी कि ए, वी, सी, डी, वी, V1, V12, V3, V5, ये कई विटामिन बाद में खोजे गए। सबसे पहले केवल ये नहीं कि पहले विटामिन ए आ गया, ए मिल गया, नहीं, पहले विटामिन खोजा गया, उसके बाद उसकी कैटेगरियों को क्या किया गया, डिफाइन किया गया, खोजा गया। तो सबसे पहले जो विटामिन ए आया, इस विटामिन ए की बात कहें तो इसका जो रासायनिक नाम पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है सबसे पहले तो, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वह पूछा जाता है। तो दो ही चीज़ें पेपर में वैसे आती हैं, लेकिन इस विटामिन ए से रिलेटेड जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे पॉइंट हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से यदि कोई कहे तो रोग तो सभी को पता है, क्या हो जाता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी। जबकि आपका किसकी कमी से, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या कहलाता है, रेटिनॉल। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इस विटामिन ए का जो रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो रेटिनॉल आपको याद रखना है, जबकि इसकी कमी से यदि रोग पूछें तो रतौंधी। ये तो शॉर्ट हैं, अभी हम और बताते हैं कि और कौन कौन से रोग भी इस विटामिन ए की कमी से होते हैं। ये तो एक सरल सा पॉइंट है जो पेपर में बेसिक लेवल पर पूछा जाता है, ये मैचिंग के लिए आ जाता है। विटामिन ए का किससे मिलेगा रासायनिक नाम, बी का से, तो सारे जब रासायनिक नाम याद होंगे तभी तुम मैच कर पाओगे, नहीं तो केवल एक से काम नहीं चलेगा। या रोग का ही पूछ लिया जाए कि कौन सा रोग किससे, तो पूरे के पूरी टेबल आती है 4 या 5 की विकल्पों में, और फिर उसको रोग को मिला के विकल्पों में 1 का 2, 2 का 3, इस प्रकार से मैच कराना पड़ता है। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, और इससे जो होने वाला रोग है ये इसका रासायनिक नाम हो गया, ध्यान रखना। और यदि कहें तो ये रतौंधी जो है वह आपका क्या हो गया, ये रोग हो गया। ये बात समझ गए। अब बात की जाए इसके बाद यदि कहें तो फिर समझना कि किसके लिए विटामिन ए जो है वह काम करता है। तो सुनिए जरा, ध्यान रखना, इसका मुख्य काम ना कहें, एक एक करके सारी विशेषता विटामिन ए की लिख लेते हैं। इस विटामिन ए का जो कार्य है कि विटामिन ए शरीर के लिए उपयोगी है, तो यह किसके निर्माण में विटामिन ए का जो है प्रयोग होता है, तो लिखिए विटामिन ए जो है, बड़ा तसल्ली से इसको आपको हम पढ़ा रहे, विटामिन ए उपकलीय ऊतक, उपकलीय ऊतक। अब बताते हैं ये उपकलीय ऊतक क्या है। उपकलीय ऊतक के निर्माण में, किसके निर्माण में, उपकलीय ऊतक के निर्माण में सहायता करता है। उपकलीय ऊतक क्या है, तो ध्यान रखना, उपकलीय ऊतक हो या उपकलीय ग्रंथि हो। अब ये उपकलीय ऊतक और ग्रंथि क्या हो सकती, इसका एक उदाहरण मनुष्य की त्वचा, यानी कि त्वचा के निर्माण में याद रखना है कि उपकलीय ऊतक, उपकलीय ऊतक हम जिसको क्या कर लें, तो ध्यान करना, उपकलीय ऊतक हमने क्या मान लिए, एक प्रकार से त्वचा, तो त्वचा मान लिए, उपकलीय ऊतक हो गया। उपकलीय ग्रंथि, विभिन्न प्रकार की उपकलीय ग्रंथि हैं, जैसे कि आंख की ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि, आंख की एक ग्रंथि है, या आपकी विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, जैसे अश्रु ग्रंथियां हैं, आंख की अश्रु ग्रंथि है, तो उस जो अश्रु ग्रंथि है वह भी किसके अंतर्गत आती है, उपकलीय ग्रंथि के अंतर्गत। उसी प्रकार से उपकलीय ऊतक, तो उपकलीय ऊतक हम उस ऊतक में क्या मान लेते हैं, त्वचा, और आपकी ग्रंथि में क्या मान लेते हैं, अश्रु ग्रंथि। इसके निर्माण में क्या करता है, ये सहयोग प्रदान करता है, कौन, विटामिन ए। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये किसके निर्माण में सहयोग प्रदान करता है, विटामिन ए, उपकलीय ऊतक, और उपकलीय ऊतक के साथ उपकलीय ग्रंथि, ये दोनों के निर्माण में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात की जाए यदि ये उपकलीय ऊतक या निर्माण में, ये ध्यान रखना, यदि आपके उपकलीय ऊतक या इसके निर्माण में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है, लेकिन यदि
इसकी कमी हो जाए, इस विटामिन की यदि कमी हो जाए, तो विटामिन की यदि ए की कमी हो जाती है, जरा समझना, यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो दो चीज़ें आपको देखनी है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है, देखना जरा, विटामिन ए की यदि कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी होने पर, ध्यान रखना, जैसे ही विटामिन ए की यदि कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी होने पर जब उपकलीय ऊतक, और हमने उपकलीय ऊतक क्या मान लिया, मनुष्य की त्वचा को मान लिया, अब त्वचा प्रभावित होगी, और त्वचा जब उपकलीय ऊतक के अंतर्गत आएगी तो त्वचा से जुड़े हुए जितने अंग होंगे वो सारे के सारे प्रभावित होंगे। जैसे आपकी त्वचा, सबसे पहले तो त्वचा ही प्रभावित होगी, क्योंकि उपकलीय ऊतक उपकलीय ऊतक का एक उदाहरण हमने क्या बताया, त्वचा से जुड़े हुए क्या है आपके नाखून, तो नाखून भी प्रभावित हो गए। त्वचा से जुड़े हुए आपके बाल, तो बाल भी प्रभावित हो गए। यानी कि विटामिन ए की कमी से जितने प्रकार के रोग हो सकते, त्वचा संबंधी रोग, नाखून विशेष प्रकार के आपने देखा होगा कि स्पॉट से पड़ जाते, या बालों की समस्या उत्पन्न हो जाए तो भी विटामिन ए, ध्यान करो, डॉक्टर जब भी आप जाओ तो आंख की रोशनी के लिए भी विटामिन ए, और आपका उसके लिए भी बालों के लिए विटामिन ए और विटामिन ई ओमेगा 3 देता है। तो यहाँ पर नाखून हुआ, बाल हुआ, ये सब किससे संबंधित, त्वचा से। यहाँ तक कि आपका ये इसके बाद यदि कोई कहे तो ये 3 नाम आपके काफ़ी हैं। यहाँ तक कि कभी कभार श्वास नली भी पूछ ली जाती है, तो श्वास नली हमें नहीं लेना है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। त्वचा, नाखून और बाल, ये किसके अंतर्गत आ गए, आपके उपकलीय ऊतक के अंतर्गत आ गए। अब बात कहें यहीं पर तो थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं, सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रभावित हो जाएंगे यदि विटामिन ए की क्या हुई, कमी हुई। इसके बाद यदि कहें, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित होती हैं, ध्यान रखना, लेकिन सबसे अधिक, ये भी प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन प्रभावित होता, तो सबसे अधिक, और यही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो सबसे अधिक प्रभावित कौन होता, अश्रु ग्रंथियाँ। अश्रु ग्रंथियाँ क्यों, तो ध्यान रखना, सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, इनकी जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो अश्रु ग्रंथियों पर पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव अश्रु ग्रंथियों पर पड़ता है, और अश्रु ग्रंथियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता, साथ साथ जो आंखों की दृष्टि रंगाएं, सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ता, अश्रु ग्रंथियों पर पड़ता, और सबसे अधिक प्रभाव अश्रु ग्रंथियों पर पड़ने के कारण ये सबसे अधिक प्रभाव अश्रु ग्रंथियां, और इन्हीं के साथ साथ लिख लो आंखों की रंगाएं। ये आंखों की रंगाएं क्या हैं, तो आंखों की रंगाएं का मतलब है आंखों की दृष्टि रंगाएं, जिससे व्यक्ति क्या है, देखता है। जो रतौंधी रोग जिसके बारे में हम बता रहे हैं, आंखों की दृष्टि रंगाएं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आंखों की दृष्टि रंगाओं पर और अश्रु ग्रंथियों पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्तियों को क्या हो जाती है, रोग हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, रतौंधी कहते हो। बात समझ में आ रही। तो सबसे अधिक प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है, सबसे अधिक प्रभाव इसका ग्रंथि के निर्माण में सहायक है, लेकिन ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और आंखों की दृष्टि रंगाएं, ये ग्रंथियां हैं जो अंदर तक जाती हैं और मनुष्य को संवेदना का बोध कराती हैं कि किस प्रकार से कौन सा रंग मनुष्य की आंख देख रही है। लेकिन विटामिन ए की कमी हो गई तो अश्रु ग्रंथियां या आंखों की दृष्टि रंगाएं क्या होने लगती हैं, प्रभावित होने लगती हैं। और जैसे ये प्रभावित शुरू होती हैं तो अश्रु ग्रंथियां क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, शुष्क। और अश्रु ग्रंथियां यदि हो गई हैं शुष्क तो याद रखना अश्रु बनना या अश्रु आना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अश्रु आना या अश्रु आना आपका जैसे ही कम होता है इसको एक रोग कहा जाता है, जिस रोग का नाम क्या है, तो ध्यान रखना इस रोग का जो नाम है जिसको कहा जाता है कॉर्निया में शुष्कीपन या कॉर्निया का शुष्कीपन। इसको कॉर्निया का शुष्कीपन नहीं कहते, इसको नाम देते हैं हम, इसको जो नाम पूछा जाता है जीरोप्लेथेमिया। जो रोग है वो जाना जाता है क्या, पढ़ा होगा जीरोप्लेथेमिया। तो नाम याद रखना कि जीरोप्लेथेमिया किसके कारण होता है, तो याद रखना ये रोग ये किसके कारण होता है, जब शरीर में विटामिन ए की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तब कौन सा रोग होता है, जीरोप्लेथेमिया। ठीक है, ये रोग किसके कारण होता है, हमने आपको बता दिया, पूरा स्टार्टिंग से लेके समझाए हैं, तो आपको याद रखना है जीरोप्लेथेमिया ये आपका क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, किसके कारण ये हुआ है, अश्रु ग्रंथियां शुष्क होने की वजह से। क्यों, क्योंकि अश्रु आना, अश्रु बहना, अश्रु बनना ही आंख में कम हो गए, अश्रु आंखें शुष्क हो गई, और जब आंखें शुष्क हो गई तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जीरोप्लेथेमिया रोग कहा जाता है। दूसरी तरफ आंखों की जो दृष्टि रंगाएं हैं, उन आँखों की जो भी दृष्टि रंगाएं होती हैं, उन आँखों की दृष्टि रंगाओं की बात कहें तो यहाँ पर
जब आँखों की दृष्टि रंगाएँ बाधित होंगी तो आँखों की दृष्टि रंगाएँ बाधित होने पर आपका जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा हो जाता है, रतौंधी। तो यहाँ पर 2 रोग, कोई बात नहीं, इसको हम यहीं स्टॉप कर देते हैं, कल फिर हम आपको समझा देंगे, क्योंकि अब तो कुछ नहीं सुनाई देगा आपको। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, आँखों की दृष्टि रंगा जिसको क्या कहा जाता है, रतौंधी। अब आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, निश्चिंत रहना आप, ठीक है। नहीं आ रही होगी आवाज़, हम समझ सकते हैं आपको।